स्टूडेंट जितने भी बच्चे 3 मार्च को सोशल साइंस का पेपर देने वाले हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना मेरे प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में अनसॉल्व का तीसरा सेट लेकर आ चुके हैं, जिसका पेपर कोड 825 सीए है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने सेट 1, सेट 2 का वीडियो नहीं देखे हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप वीडियो पेज पे जा करके देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट में ढूँढ करके देख सकते हैं। और स्टूडेंट ऑलरेडी मैं आप सभी को बता दूँ कि हमारे चैनल पर मैथ और साइंस के अनसॉल्व का वीडियो अपलोड हो चुका है। आप वो सारी वीडियो एक बार जाकर ज़रूर देख लें, क्योंकि इस बार सारे क्वेश्चन आप सभी को अनसॉल्व से ही मिल रहे हैं। मैंने पूरे सेट को मिला करके देखा, ज़्यादातर क्वेश्चन अनसॉल्व से मैच कर रहे हैं। तो इसलिए आप सभी लोग हर एक सब्जेक्ट के अनसॉल्व को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर लें। बहुत ही बेनिफिट रहेगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों देख लीजिए आप सभी लोग, ये हमारा अनसॉल्व का तीसरा सेट है। पहले हम इसमें आप सभी को विकल्प वाले सारे प्रश्नों को बता देते हैं। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों जितने भी हल करने वाले प्रश्न हैं, उन सभी का उत्तर आप सभी को बता देते हैं। तो चलिए देखिएगा। पहला प्रश्न आप सभी का है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑटोवान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? तो मेरे प्यारे बच्चों ऑटोवान बिस्मार्क जो है जर्मनी से संबंधित था। इसका दूसरा ऑप्शन राइट आंसर होगा। देखिए सारे प्रश्न नोट कर लिया कीजिए, और फिर आप सभी को इसका पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से भी जाकर आप डाउनलोड कर लेना। चलिए दूसरा प्रश्न देखना प्यारे बच्चों। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया? तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो ऑप्शन है, ये विलियम प्रथम को जो है 1871 में जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखना मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है, 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? तो मेरे प्यारे बच्चों 1789 ईस्वी में फ्रांस फ्रांस जो है असीमित राजतंत्र था। इसका पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। चौथा प्रश्न देखिए मेरे प्यारे बच्चों। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित था? तो इसका राइट आंसर जर्मनी होगा मेरे प्यारे बच्चों। तीसरा ऑप्शन सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिएगा, श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? तो मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर है सिंघली। इसका तीसरा ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारत का संघीय राज्य नहीं है? तो मेरे प्यारे बच्चों दिल्ली नहीं है। तो मैंने आप सभी को पूरे विकल्प वाले प्रश्न बता दिए। अब उसके बाद जो है देखिए, चलिए अगला प्रश्न देखिए। इधर लिखने वाले प्रश्न जो हैं आपके, 1929 में होने वाली आर्थिक महामंदी के 2 कारण बताइए। तो 1929 में जो महामंदी हुआ था, इसका 2 आर्थिक कारण क्या था? तो आप सभी को इसका 2 आर्थिक कारण बता देना है। तो देखो इसका 2 आर्थिक कारण क्या? तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसका 2 आर्थिक कारण है। नंबर 1, उत्पादन की अधिकता और क्रय शक्ति में गिरावट। ठीक है, यानी कि फसलों में अधिकता जो है उत्पादन में अधिकता हो चुकी थी, और क्रय शक्ति में गिरावट आ गई थी। यानी जो विक्रयकर्ता होता है, वो लेन देन में कमी कर दिया। ठीक। और दूसरा पॉइंट है, विश्वव्यापी आर्थिक संकट का एक मुख्य कारण बहुत से देशों में स्वर्ण की कमी थी। ठीक, तो इसका भी एक मुख्य कारण ये भी था, सोने की कमी। ठीक। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, लोकतांत्रिक शासन के कोई 2 लाभ बताइए। तो लोकतांत्रिक शासन के कोई 2 लाभ हैं। नंबर 1, इस शासन में समानता पाई जाती है। समानता का मतलब इसमें किसी भी जात पात में भेदभाव नहीं होता है, ऊंच नीच में कोई भेदभाव नहीं होता है। तो इसका मतलब होता है ये समानता। और दूसरा लाभ है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, यानी कि कोई भी व्यक्ति अपना स्वतंत्र रूप से कुछ भी कर सकता है। ठीक है, अपने आप में वो स्वतंत्र होता है, उसे कोई किसी भी प्रकार का दबाव नहीं बनाया जा सकता है उस पर। ठीक। तो ये इसके 2 लाभ है मेरे प्यारे बच्चों, नोट कर लेना आप सभी लोग। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है, निर्धनता लोकतंत्र के लिए घातक है, इस कथन की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो चलिए आइए इसके बारे में आप सभी को क्या लिखना है। निर्धनता लोकतंत्र के लिए घातक है, इसकी विवेचना आप सभी को करना है। तो चलिए इसके बारे में देखो क्या लिखना है आप सभी को। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में अमीर गरीब के बीच खाई बढ़ जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो बातें बताई गई हैं कि इसमें गरीब और अमीर के बीच डिस्टेंस बन जाता है। अब किस प्रकार का डिस्टेंस बनता है, देखो इसमें आगे आप पढ़ोगे अभी समझ जाओगे। धनी व्यक्ति धनी और निर्धन व्यक्ति निर्धन होता है, होता जाता है। तो एक प्रकार से खाई बन गई, दूरी बन गई ना। ऐसे में धनी व्यक्ति सत्ता के साधनों पर अधिकार कर लेते हैं, और निर्धन व्यक्ति साधनों एवं सुविधाओं से वंचित हो जाते हैं। निर्धनता से निर्धनता से उपजा जन आक्रोश व्यवस्था के लिए हानिकारक है। तो यही आप सभी को इसके उत्तर में लिखना है मेरे प्यारे बच्चों। ये आपका कंप्लीट हो चुका है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आप सभी का क्या है? अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, देखो ये जो क्वेश्चन है, इस वीडियो में मैं आप सभी को जो बता रहा हूँ, जो क्वेश्चन कोई खास ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए उसको मैं छोड़ देता हूँ, और जो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसी क्वेश्चन को आज की इस वीडियो में आप सभी को बता रहा हूँ। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना स्टूडेंट, फालतू क्वेश्चन आप सभी को बताकर नहीं चलते हैं। जो क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसी को आप सभी को बता रहे हैं। ठीक है, तो चलो अगला क्वेश्चन देखना। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर आप लोग को क्या लिखना है।
प्रश्न आपका था असहयोग आंदोलन किसने चलाया था, इसके किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, असहयोग आंदोलन जो था ये महात्मा गांधी जी ने चलाया था। 1920 ईस्वी में कलकत्ता में चलाया गया था, यानी कि आयोजित किया गया था। अब इसके मुख्य 3 कारण क्या थे देखो। नंबर 1, खिलाफत के मुद्दा से सरकार पर दबाव डालना, यानी कि सरकार क्या गलत कर रही है, क्या सही कर रही है, इस पर जो है विचार करके उस पर दबाव बनाना। ये एक प्रकार से मुद्दा था असहयोग आंदोलन का। और दूसरा कारण था पंजाब में सरकार की बर्बर कार्रवाई के विरुद्ध न्याय न्याय प्राप्त करना। ठीक है, यानी सरकार जो चीज़ गलत कर रही है उस पर कार्रवाई करके उसको सही प्रकार से न्याय प्राप्त कर लेना, ये भी एक मुद्दा था। अगला पॉइंट है स्वराज की प्राप्ति करना, अर्थात आज़ादी प्राप्त करना। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन के 3 प्रमुख कारण थे मेरे प्यारे बच्चों। जो है ये जो आपके सामने लिखे गए हैं, यही आपको केवल इतना लिख देना है, बस आपका पूरा आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं आप सभी लोग पूरी बात समझ चुके हैं। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, आप सभी से क्या पूछा गया है, देखो। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था, इसके प्रमुख 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। तो चलो देख लेते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने चलाया था, इसके 3 कारण कौन कौन से हैं। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिखना, सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी जी ने 1930 ईस्वी में चलाया था। इसके इसके 3 प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, साइमन कमीशन। देखो, एक साइमन कमीशन एक टीम था, यानी एक योजना था। इसमें क्या बताया गया है, इस कमीशन के 7 सदस्य आयोग में एक भी भारतीय ना होना। ठीक है, एक साइमन कमीशन टीम था जो कि अंग्रेजों के शासन में बनाई गई थी। तो इसमें क्या थे, वो टीम भारतीय लोगों को मतलब एक प्रकार से निर्धारित सीमा बताने के लिए थे, लेकिन ये क्या थे, इसमें से एक भी सदस्य जो है भारतीय ना होने के कारण ऐसा हुआ। अगला पॉइंट है नेहरू रिपोर्ट। इसका मतलब क्या होता है, इस रिपोर्ट का कांग्रेस के सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकृति नहीं होना। इसका एक भी ए पॉइंट ये भी था। अगला पॉइंट है विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी, या फिर केवल मंदी कहा जा सकता है। 1929 ईस्वी में 1929 से 1930 ईस्वी तक विश्वव्यापी आर्थिक मंदी से देश में बेरोजगारी, गरीबी इत्यादि बढ़ना। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, सविनय अवज्ञा आंदोलन के ये 3 प्रमुख कारण थे। और भी हैं, लेकिन मैंने इसमें प्रश्न में जितना पूछा है हमने उतना ही उत्तर दिया है। ठीक है, तो आप सभी लोग को भी यही काम करना है, प्रश्न में जितना पूछता है उतना ही उत्तर देना है, ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखना है, कहीं उसका एक्स्ट्रा नंबर तो आपको मिलेगा नहीं। तो इस बात को ध्यान रखना है आप सभी लोग को। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, देखो यहाँ पर, देखो ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। ये क्वेश्चन देख लीजिए, आधुनिक भारत में जाति और जाति व्यवस्था में आए बदलावों का वर्णन कीजिए। तो देखो इसमें कौन कौन से बदलाव आए थे, तो यहाँ पर आप सभी लोग को उत्तर लिखना है। जाति व्यवस्था में परिवर्तन के लिए पश्चिमी शिक्षा भी उत्तरदायी है। अंग्रेजों से पहले भारत में जाति के आधार पर शिक्षा प्राप्त की जाती थी। अंग्रेजों ने शिक्षा का सार्वभौमिकरण कर दिया। इससे सभी व्यक्तियों को शिक्षा प्राप्त करने का समान अधिकार मिल गया। इस नई शिक्षा शिक्षा ने लोगों लोगों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित किया। तो ये इसका राइट आंसर है, यही आपको इसमें लिख देना है, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। तो अंग्रेजों द्वारा यह काम बहुत ही जो है एक प्रकार से काफ़ी अच्छा किया गया कहा जा सकता है। अगला पॉइंट देखो, अगला क्वेश्चन देखो। तो अगला क्वेश्चन आप सभी का मानचित्र से संबंधित आ चुका है मेरे प्यारे बच्चों। तो मानचित्र वाला प्रश्न आप लोग नोट कर लेना और उसको मानचित्र में भरने के लिए प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, तो इसमें आप देखो क्या लिखोगे, वह स्थान जहां वर्ष 1927 ईस्वी में कांग्रेस ने अपना अधिवेशन किया था। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका राइट आंसर मद्रास हो जाएगा। मद्रास में जो है 1927 ईस्वी में कांग्रेस ने अपना अधिवेशन किया था। दूसरा प्रश्न है, वह स्थान जहां महात्मा गांधी जी ने अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। अहमदाबाद में महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था। और देखिए यहाँ पर एक प्रश्न और भी बन जाता है, अगर आपसे पूछा जाए असहयोग आंदोलन, तो असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी नहीं चलाया था, लेकिन इसको जो है इसको कलकत्ता में चलाया गया था। ठीक है, तो ध्यान देना, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करेगा तो अहमदाबाद उत्तर में लिखना, और भारत छोड़ो आंदोलन की जब असहयोग आंदोलन की बात जब करेगा तो उसमें आप सभी लोग को कलकत्ता लिखना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आप सभी लोग, वह स्थान जहाँ कांग्रेस ने अपना कांग्रेस का अधिवेशन 1929 ईस्वी में किया था। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका उत्तर होगा लाहौर। तो यहाँ पर आप लाहौर लोकेशन में देख लेना। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहाँ नील की खेती वाले किसानों ने सत्याग्रह किया था। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। अगला क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो हर एक प्रश्न में आता ही आता है। वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमृतसर। तो आपने पूरा प्रश्न नोट कर लिया होगा। अब उसके बाद चलो विकल्प वाले प्रश्नों को देखते हैं। और ये सभी प्रश्न आपको नहीं करना, ये दृष्टिबाधित छात्रों के लिए है, तो इसे आप सभी लोग को छोड़ देना है। अगला क्वेश्चन देखो आप सभी लोग, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से प्रमुख कारण क्या है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिक सिंचाई। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक व्यक्ति संसाधन नहीं है। तो मेरे स्टूडेंट, भूमि जो है एक व्यक्ति संसाधन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उत्तम है, यानी कि कपास की खेती के लिए कौन सा मिट्टी सबसे अच्छा माना जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत अच्छा माना जाता है।
अगला क्वेश्चन है 18वां नंबर, हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से है? तो आप सभी को पता है हेमेटाइट एक खनिज होता है जो कि लौह अयस्क के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, मानव विकास रिपोर्ट 2018 में भारत में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 130वां। इसका चौथा ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखना मेरे प्यारे बच्चों, एक मार्ग किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह है? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, खाद्य पदार्थ। ये एक चिन्ह होता है ना, एक मार्ग चिन्ह होता है, जितने भी खाने पीने वाले वस्तु होते हैं उस पर ऐसे एक प्रकार से गोला बना करके उसमें चिन्ह बनाया होता है। आप देखो इधर प्रश्न लिखने वाले प्रश्न है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपका साइंस में भी है और सोशल साइंस में भी है। तो ये प्रश्न दोनों जगह कॉमन है, कहीं ना कहीं आप दोनों दोनों जगह पूछा जा सकता है, किसी ना किसी एक जगह जरूर पूछा जाएगा। तो नोट कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खनिज क्या है या फिर किसे कहते हैं, परिभाषा आपको इसका लिखना है। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, खनिज का उत्तर आप लोग क्या लिखोगे? भूपरपट्टी तथा भूगर्भ से खोद कर निकाले गए पदार्थों को खनिज कहते हैं। भूपरपट्टी का मतलब होता है जमीन, भूगर्भ का मतलब भी जमीन होता है, ठीक है। मतलब इन पदार्थों को जमीन से खोद कर निकाला जाता है, इसलिए इन्हें खनिज कहा जाता है। खनिज को इसलिए खोद कर निकाला जाता है क्योंकि यह काफी उपयोगी और बहुमूल्य होता है, जैसे पेट्रोलियम, तांबा, सोना, लोहा, ब्रक आदि। आप सभी को पता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये सभी पदार्थ जमीन के अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो इसलिए इनको खनिज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेना आप सभी लोग, देश की सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन कौन सी है? तो मेरे स्टूडेंट, जामनगर में है ये लोनी एलपीजी पाइपलाइन, ठीक है। यह भारत की सबसे लंबी एलपीजी पाइपलाइन है। यह पाइपलाइन जो है 1410 किलोमीटर लंबा है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना आप सभी लोग। और अगला क्वेश्चन है इसके बाद, खरीफ फसलों के 2 उदाहरण दीजिए। खरीफ फसल किसे कहा जाता है? ये कंपटीशन में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए नोट कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो इसे आप तुरंत तैयार करें। खरीफ फसलें देश के विभिन्न हिस्सों में मानसून की शुरुआत के साथ उगाई जाती हैं और इन्हें सितंबर अक्टूबर में काटा जाता है, ठीक है। तो देखो आप सभी लोग कौन कौन से फसल इसके अंतर्गत आते हैं। नंबर 1, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन। ये स्टूडेंट, ये सभी फसल खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं। देखो विकल्प में ऐसे पूछा जाता है, कोई भी प्रश्न दे दिया जाएगा, 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सा है? तो अगर इनमें से कोई भी ऑप्शन आपको मिलता है तो समझ जाइए कि वो खरीफ फसल के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो नोट कर लेना मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आप सभी का क्या है, लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ हम लोग आ चुके हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल क्यों है? कोई 3 कारण दीजिए। यानी कि आप सभी को पता है आजकल भारत में सौर ऊर्जा का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार है और लोग ज़्यादातर इसको इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो इसका 3 कारण क्या है, इसका लाभ 3 क्या है, जो कि जिस कारण से लोग जो है इसको यूज कर रहे हैं, ज़्यादातर इसकी प्रचलन हो गया है। तो देखो आप सभी लोग इसमें क्या लिखोगे। भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल होने का निम्नलिखित कारण है। नंबर 1, सौर ऊर्जा प्रकृति का एक मुफ्त मुफ्त उपहार है, इसलिए निम्न वर्ग के लोग आसानी से सौर ऊर्जा का लाभ उठा सकते हैं। सौर ऊर्जा जो होता है आप सभी को पता है, ये प्रकृति में फ्री में मिलता है, इसका कोई चार्ज नहीं लगता है, इस पर कोई टैक्स, कोई लगान, कोई कर इत्यादि नहीं देना पड़ता है। यानी कि आप एक बार सोलर ले आओ खरीद करके, एक बार पैसा दे दो, उसके बाद आप उसका जीवन भर लाभ उठाते रहो, ठीक है। तो सबसे बड़ी फायदा तो यही है इसका। अगला पॉइंट देखो, सौर ऊर्जा के प्रयोग से हम विदेशी मुद्रा को बचा सकते हैं, जो तेल गैस के आयात के कारण हमें दूसरों को देनी पड़ती है। देखो सौर ऊर्जा से क्या होता है, जो हम विदेश में अपने तेल, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी के तेल इत्यादि के लिए जो पैसे खर्च करते हैं, तो यानी कि इन सब पैसों को हम क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं ना। अगर इन सब चीज़ों को ना खरीदें, सोलर का इस्तेमाल करें। सोलर से आजकल सारी सुविधाएं जो है हो चुकी हैं। तो अगर हम सोलर की सहायता से हर एक काम करने लगे तो हमें विदेशी मुद्रा में हमारी बचत हो जाएगी। जो हम विदेश में अपनी पैसा खर्च करते हैं, है ना, विदेश के सामानों को जो हम लोग लेते हैं, तो इन सब चीज़ों से हमारा क्या हो जाएगा, बचत हो जाएगा। तो इसका दूसरा लाभ है। अगला लाभ देखो इसका क्या है मेरे प्यारे बच्चों, सौर ऊर्जा का प्रयोग खाना बनाने, पंप द्वारा जल निकालने, पानी गर्म करने, दूध को कीटाणु रहित बनाने तथा सड़कों पर रोशनी आदि करने में होता है। देखो सबसे ज़्यादा उपयोग तो यही है, सौर ऊर्जा का प्रयोग खाना बनाने में होता है। आजकल देखो पंप द्वारा जल निकालते हैं सोलर की सहायता से, है ना। पानी को गर्म भी किया जा सकता है, दूध को कीटाणु रहित बनाया जा सकता है, और सड़कों पर आजकल देखते हैं खम्भे खम्भे पर सोलर लगा होता है, जिसके द्वारा रोशनी फैलती है। तो बहुत सारी इस प्रकार से इसके जो है फायदे हैं, जिसके कारण आजकल सौर ऊर्जा जो है भविष्य को उज्जवल बना रहा है और जो है हमारी पैसों की भी बचत कर रहा है उसके साथ साथ। तो नोट कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। चलो अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं अब। अगला प्रश्न है आप सभी का, अभ्रक की उपयोगिता बताइए। भारत में इसके 2 उत्पादक राज्यों के नाम भी लिखिए। तो अभ्रक एक विद्युत रोधी धातु है, इसीलिए इसका कई कार्यों में उपयोग किया जाता है। नंबर 1,
इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के निर्माण में उपयोग होता है। अभ्रक जो होता है इसके द्वारा विभिन्न प्रकार के पदार्थ, विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी बनाने में भी इसका उपयोग होता है। आयुर्वेदिक दवाइयों बनाने में भी इसका उपयोग होता है। विद्युत रोधी पदार्थ के रूप में भी इसका उपयोग होता है। ठीक है। अब इसके दो उत्पादक राज्य, यानी कि ये कहाँ पर उत्पादित होता है ज़्यादा, तो इसके दो उत्पादक राज्य हैं आंध्र प्रदेश, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है ये नेल्लोर। ठीक है, यहाँ पर होता है, और दूसरा राजस्थान है, बिहार है, झारखंड है। तो कई राज्य हैं जहाँ पर जो है आपका अभ्रक उत्पादित होता है। अगला क्वेश्चन देखना मेरे प्यारे बच्चों, विदेशी व्यापार को अनुकूल बनाने की कोई तीन सुझाव दीजिए। कोई तीन सुझाव देना है। ठीक है, तो विदेशी व्यापार को अनुकूल बनाने के लिए दो सुझाव निम्न है। तीन मैंने आप सभी को यहाँ पर स्टूडेंट, मुझे जितना याद आया मैंने उतना लिख दिया, और एक कोई आप लोग खोज लेना अपने हिसाब से। नंबर एक है, यदि निर्यात आयातों से अधिक होता है तो विदेशी व्यापार शेष अनुकूल होता है। यानी कि यदि निर्यात ज़्यादा हो, आयात कम हो। ठीक है, यानी निर्यात का मतलब सेलिंग ज़्यादा हो और खरीदारी कम हो, तो इस प्रकार से जो है इसको सफल बनाया जा सकता है, अनुकूल बनाया जा सकता है। अगला पॉइंट है, उचित दामों में वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाना चाहिए। यानी अगर उचित दामों पर हर एक वस्तु को लेन देन किया जाता है, क्रय विक्रय किया जाएगा, तो इससे भी विदेशी व्यापार को अनुकूल बनाया जा सकता है, अच्छा बनाया जा सकता है। तो नोट कर लेना, प्रत्येक प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सारे प्रश्न आप सभी को अनुसार से ही मिलने वाले हैं। अब उसके बाद चलो लास्ट प्रश्न देखना है मेरे प्यारे बच्चों, इस चैप्टर का जो लास्ट प्रश्न है आप सभी के लिए। देखो लास्ट प्रश्न है आपका, देखो इसे आप सभी लोग, प्राकृतिक तथा मानवीय संसाधन, मानवीय का हो या मानव निर्मित का हो, एक ही होता है। इसमें अंतर बताना है आप सभी को। देखो तो अंतर में आप सभी लोग क्या लिखोगे, प्राकृतिक संसाधन प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति द्वारा प्राप्त होती है, यानी जो वस्तुएं हमें प्रकृति में पहले से उपस्थित मिल रही हैं वो सभी प्राकृतिक संसाधन है। और मानव निर्मित संसाधन मानव द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, ये प्रकृति में पहले से उपलब्ध नहीं होता है। अगला पॉइंट देखो, प्राकृतिक संसाधन में भूमि, जल, खनिज इत्यादि आता है। ठीक है, और मानव निर्मित संसाधन में मशीन, भवन, चित्रकला इत्यादि ये सब चीजें आती है। लास्ट अंतर देखो, प्राकृतिक संसाधन को दो भागों में बांटा गया है, एक जैविक और दूसरा अजैविक। मानव निर्मित संसाधन को किसी भी भागों में नहीं बांटा गया है। तो यहाँ से आपको मैंने सारे उत्तर बता दिए मेरे प्यारे बच्चों। अब उसके बाद देखो यहाँ पर जो है एक प्रश्न और भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा है तृतीय क्षेत्रक, इसको मैंने कई सेट में बता चुका है, इसलिए इस सेट में नहीं बता रहा हूँ। और इस प्रश्न को भी मैंने कई सेट में बता दिया है आपको। राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में विभेद कीजिए, विभेद का मतलब अंतर कीजिए। ठीक है, इसको भी मैंने पिछले सेट में इसका उत्तर आप सभी को बताया है, इसलिए इस सेट में इसका उत्तर नहीं बता रहा हूँ। बार बार वही प्रश्न, क्या फायदा है रिपीट करने का, कोई मतलब भी नहीं निकलता है। तो इसलिए स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैंने जितने भी प्रश्न आपको अनसॉल्व के तीसरे सेट को बताया है, इसमें केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही बताया है। आप सभी को ज़्यादा क्वेश्चन आप सभी को मैं नहीं बताया हूँ। इसमें से जितने प्रश्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा आने के चांस है, केवल वही प्रश्न मैंने आप सभी को सॉल्व कराया है। आशा करते हैं आप सारे प्रश्न को अच्छे से नोट कर लिए होंगे, और अच्छे से आप सभी लोग 1 से 2 दिनों में इसको तैयार कर लेंगे, ताकि आप सभी को पूरे एग्जाम में लिखने में बहुत सी मदद मिल सके। तो स्टूडेंट, वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए फिर मिलते हैं किसी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।